हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद साइंस यूट्यूब चैनल। और आप सभी लोग का वेद साइंस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर, जिसमें केमिकल भी और आयनिक दोनों इक्विलिब्रियम चैप्टर को वन शॉट में फिनिश करेंगे, ठीक है। प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वेद साइंस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको आज एक शॉर्ट में इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बता दें कि ये जो चैप्टर है, कौन, इक्विलिब्रियम चैप्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। क्योंकि इससे 90% स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है। अब क्यों होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या इस पे बात करेंगे, क्या क्या मेन है, क्या क्या। हालांकि देखा जाए तो एक वीडियो में पूरे डीप में जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को टच करें, राइट। ये आपके लिए सिर्फ रिवीजन क्लास है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, बता दें ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है, वहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इसको दो पार्ट में हालांकि हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड आयनिक, राइट। अब होता क्या है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम तक तो हम लोग एक्टिवेट रहते हैं, क्या रहते हैं, एक्टिवेट। जैसे ही आता है आयनिक, उसमें थोड़ा सा हम लोग अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, सबसे बड़ा बात कि ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब कि लेंदी है, लेंदी इन द सेंस कि इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, राइट। और इसमें होता है क्या है कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपके पास सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें देखिए, कोई भी अगर सबसे अच्छा चैप्टर या कोई भी चैप्टर अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सबसे पहले बेसिक आई मीन फाउंडेशन पे ध्यान देना होगा। और इस चैप्टर का जो फाउंडेशन है वो आपका हो गया मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट सबसे मेन तो ये फाउंडेशन है। सेकेंड तो आप देख सकते हैं क्या, सॉल्यूशन चैप्टर, राइट। और आपको मोल को कन्वर्ट करने आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, मतलब आपको किसी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। यही होता है कि हम लोग बस सिंपल फार्मूला पुट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले जो भी चैप्टर होता है वो थोड़ा इजी टू टैकल होता है। जैसे थर्मो को छोड़ दे तो बाकी जो भी चैप्टर देखिए, जैसे हम बात करें गैसीय स्टेट, उसमें क्या होता है, हम लोग बस फार्मूला पढ़ लेते हैं तो काम हो जाता है। उससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ भी फार्मूला पढ़ने पे काम हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग, वो भी जी चैप्टर है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा टफ हो जाता है उसके मुकाबले। ओके, तो आपको इस बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर, तो इक्विलिब्रियम में, एक मिनट लेट मी चेक, यस, इक्विलिब्रियम चैप्टर में सबसे बता दें पहले बात, इसमें आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन, केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, आयनिक इक्विलिब्रियम। और एक और होता है, उसको बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम, जो कि हम लोग के सिलेबस में नहीं है, वो है बीएससी एमएससी के सिलेबस में, राइट। हम लोग नीट जेईई के सिलेबस में वो नहीं है। हम पहले हम लोग इसको डील करेंगे, कौन, केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो चलिए देखिए, हम बात करते क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान दीजिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपको बता दें कोई भी अगर रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई रिएक्शन है, ए गिव्स बी। अब हम पूछेंगे क्या ये इक्विलिब्रियम में है, तो कोई बोले कि सर ये आप तो एरो दे रही है, मतलब इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। और हम बात करें सिंपल ये बोले कि यहाँ पे कोई रिएक्शन इस तरीके से हम यहाँ पे देते हैं, ये कोई रिएक्शन है, मतलब ये इक्विलिब्रियम है या नहीं है, राइट। आप कैसे पहचानो, सबसे पहला बात तो ये कि कोई रिएक्शन ए से बी जा रहा है, राइट, तो वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, राइट। ये आपको कौन बताएगा, वो बताएगा रिएक्शन का स्पीसीज। मतलब अगर हम बात करें, दो टाइप का रिएक्शन होता है। पहला क्या, एक होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड सेकेंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। ये होता है, इसमें क्या होता है जनरली, ये
इसमें होता है वीक रिएक्शन, होता है वीक रिएक्शन। जैसे इसमें होता है आपका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन। या फास्ट रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब, अब इसका क्या मतलब, अब जैसे देखिए अगर हम बात करें, आपको हम बोले कि NaOH प्लस HCl, अब पता है ये भी क्या है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। क्या बनेगा आपके लिए NaCl और प्लस वाटर बनेगा ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इरिवर्सिबल, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब वन साइडेड, राइट। क्या बोलेंगे इसको, वन साइडेड रिएक्शन, मतलब ये हमेशा इधर से ही इधर जाएगा, राइट। समझ में आया, मतलब इसका हाईली कंटेंट जो होगा, हाईली इसका जो कंसंट्रेशन है वो लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, राइट। जैसे इसमें और देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मेरे पास है Ag सॉरी AgBr प्लस NaNO3, राइट। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका AgNO3 प्लस क्या बनेगा आपका, बताइए, NaBr या NaCl बोल सकते हैं। देखिए ये भी क्या होता है, इसको भी बोलते हैं क्या, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये भी क्या हो गया आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब आपको कैसे पहचानना होगा, तो बस देखना है क्या कि अगर स्ट्रॉन्ग एडिशन हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कर रहा है, तो क्या हो गया आपका इरिवर्सिबल, मतलब वो फिर बैक नहीं आएगा, सिर्फ एक साइड गया तो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें वीक में जैसे हम बात करें, अगर हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पर आपके लिए इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड सॉरी OH प्लस, बताइए कोई वीक एसिड, कोई वीक एसिड का नाम बताइए, बताइए कोई वीक एसिड का नाम बताइए, वीक बेस का नाम बताइए। ये मान लीजिए हम ये ले लिए BaOH, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग है, फिर भी एक वीक है ना, तो चल जाएगा। इसमें जो बनेगा, क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा, ये जो रिएक्शन होगा, यहाँ तक हम इसको मिटा रहे हैं, राइट। समझ में आ गया आपको, ये बनेगा क्या रिएक्शन, आप देखिए यहाँ से H इसको दे दीजिए, एसिड बेस है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल देखिए, यहाँ से H प्लस तोड़िए, यहाँ पे ये पूरा माइनस हो जाएगा। ये करने आता है, राइट। हम ये मेरा करने का मतलब ये समझाना है, मेरा जो मोटो है ये एग्जांपल लेने का, क्योंकि ये आप उम्मीद करते हैं कि आप ये सारा बेसिक चीज़ आप पढ़ के आ गए होंगे। हमको नहीं लगता है कि इसमें हम लोग को ज़्यादा डिबेट करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, हम डायरेक्ट काम की बात करते हैं। ये जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, राइट, वो क्या होगा, बाई मोलिकुलर, मतलब सॉरी, अब बाई डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शन, मतलब ये वीक है एसिड, ये मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग बेस ही है, राइट। फिर भी क्या होगा, ये जो रिएक्शन हो क्या होगा आपका होगा बाई डायरेक्शन, मतलब ये इधर भी जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये इस साइड पे जा रहा है और ये बैक साइड भी आ रहा है, राइट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसा एक, अब हम इसको और डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबल हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। अब आपके मन में ये चीज़ आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम में हम जो भी पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हमेशा वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये तीनों कैटेगरी हो, राइट। तो कौन कौन हो जाएगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये तीनों का ही हमको बस कंपोनेंट पढ़ना है, पूरे 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 आपका किसमें 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 इक्विलिब्रियम चैप्टर में, या वो केमिकल हो या वो आयनिक इक्विलिब्रियम हो। भाई हमको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का पढ़ना ही नहीं है, क्यों,
क्योंकि वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, मतलब वन डायरेक्शनल रिएक्शन होता है। एक बार चला गया तो चला गया। सारा रिएक्शन ये जो पढ़ेंगे ये हम किसमें पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग डील करने वाले, राइट। ये तो हो गया। अब देखिए, अब समझ गया था चीज़ों को। तो मान लीजिए मेरे पास एक कोई रिएक्शन है, मेरे पास एक कोई रिएक्शन है N2 प्लस H2, क्या हो जाएगा? 2NH3, राइट। ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब देखा जाए तो अगर मानते हैं, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसमें मानते हैं कि इसका अगर कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में एट टाइम t, एट टाइम 0 टाइम पे अगर इसका कंसंट्रेशन 1 रहा होगा तो ये भी 1, ये कितना रहा होगा? ये रहा होगा आपका 0। अब बात करते हैं एट टाइम t पे, एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे तो ये कितना कितना गया? 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स और ये x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, x नहीं, यहाँ पे 2x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कितना कोफिशिएंट 2 है। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बात करें, क्या बात करें? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो क्या होगा? तो देखिए कितना टाइप से हम इसका ग्राफ ड्राइव कर सकते हैं, या कितना टाइप, कितना पॉसिबिलिटी हो सकती है इसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का। ये टाइम, ठीक ना, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन। देखिए स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में आपका देखा जाए तो प्रोडक्ट क्या था? हाईएस्ट था, सॉरी रिएक्टेंट हाईएस्ट था। तो ये इस तरीके से एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। ये किसका है? ये प्रोडक्ट का है, ये सॉरी ये रिएक्टेंट का है और ये प्रोडक्ट का है। स्टार्टिंग प्रोडक्ट कहाँ पे था? देखिए जब टाइम 0 था प्रोडक्ट कितना था? 0। जब टाइम इक्विलिब्रियम पे आया, इक्विलिब्रियम ये पॉइंट है, कब हो गया? एट इक्विलिब्रियम। एक ये ग्राफ हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड देखिए मेरे पास ये भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है? मतलब जब भी कोई रिएक्शन अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो एट टाइम टी या एट इक्विलिब्रियम या एट सर्टेन टाइम टी के बाद या तो दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए या कांस्टेंट हो जाए। तो देखिए एट सर्टेन टाइम, इस टाइम के बाद क्या हुआ? दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया? देखिए प्रोडक्ट का भी और रिएक्टेंट का भी, दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, राइट। क्या हो गया? हालांकि हम बोल सकते हैं यहाँ पे इक्वल भी हो गया। तो इक्वल डिफाइन नहीं करता चीजों को, लेकिन कांस्टेंट डिफाइन करता है, राइट। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दोनों का हमेशा इक्वल होगा, इक्वल, तो नो, इट मे बी पॉसिबल एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल। कैसे? सिंपल सी बात है, हमको कांस्टेंट देखना है, राइट, कि वो भी नहीं बढ़ रहा है। जैसे अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा ग्राफ, जैसे मान लीजिए ये है, ये ये मेरा प्रोडक्ट का है, ये मेरा, ये रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट का है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ जो ये टाइम का हो गया, ये कंसंट्रेशन। अब देख यहाँ पे क्या, जैसे हम बात करें इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट के बाद, इस टाइम के बाद, इस टाइम के बाद, इस टाइम के बाद, दोनों क्या हो गया? जैसे कांस्टेंट हो रहा है ना, कांस्टेंट। तो मतलब देखिए, देखा जाए तो अभी भी किसका अमाउंट ज्यादा है? देखा जाए तो अभी भी आपका देखा जाए किसका अमाउंट ज्यादा है? रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है, राइट। इक्वल इक्वल वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे गया गया ना, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट देखा जाए ये इतना कंसंट्रेशन है और इस पॉइंट पे देखा जाए तो इतना कंसंट्रेशन है। तो जो कोई बोलेगा कि इक्वल है, मतलब यहाँ पे उसके लिए इक्विलिब्रियम नहीं होगा, उसके लिए इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो मतलब वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब कि हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम पे, बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम पे, तो क्या होना चाहिए आपके लिए? आपके लिए होना चाहिए कि द कंसंट्रेशन विल बी इक्वल और कांस्टेंट, दोनों लिखना पड़ेगा, राइट। तब जाके आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा? वैसे देखा जाए तो सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, राइट। ये आप ध्यान रख सकते चीजों को। यहाँ पे टाइम है, राइट, ये था।
ये आप ध्यान रखिए चीज़ों को। ओके, ये वाला 2 ग्राफ हो गया। अब देखिए इसका कितना और ग्राफ बन सकता है, इसका कितना और ग्राफ बन सकता है। अगर आपसे हम देखा जाए तो देखिए हम बताते हैं थोड़ा सा और इसको और सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये दो तो समझ में आ गया। अब बताइए कि क्या ये ग्राफ हो सकता है क्या, कि क्या ये ग्राफ हो सकता है क्या? एक ये हो गया, राइट। दूसरा ये हो गया, राइट। तीसरा क्या ये हो सकता है, बताइए। सोच समझ के, सोच समझ के बताना है आपको। क्या ये हो सकता है? यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, यहाँ पे टाइम हो गया, ये भी टाइम है, यहाँ भी कंसंट्रेशन है, राइट। ये भी क्या हो गया आपका प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को, जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए। क्या ये इक्विलिब्रियम, आप कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। बता दें कि ये तीनों जो कंडीशन है वो क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम आपको बोले थे क्या, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट भी हो सकता है। तो देखिए इस टाइम के बाद यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हुआ, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट या शुड बी कांस्टेंट। यहाँ देखिए कांस्टेंट हो रहा है ना, देखिए ये भी इक्विलिब्रियम का पार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत तो बता दे, किसी को दिक्कत तो बता दे, किसी को दिक्कत तो बता दे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ तो समझ में आ गया ना। अब हम थोड़ा बात करते हैं क्या कि अगर कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ए प्लस ये मानिए गैस है, प्लस बी ये भी मानिए गैस है, और ये गिव्स 2C। अब देखिए यहाँ पे हम इसे क्या क्या नहीं कर सकते, अगर मेरे पास सिर्फ मोल पता हो, राइट। देखिए तो मानिए कि जब टाइम 0 था, t इक्वल टू 0, इसका कंसंट्रेशन कितना था, मान के चलते हैं 1, ये भी 1, ये 0। बात करते हैं t इक्वल टू टी डैश पे बात करते हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये क्या हो गया, ये एक काम कर, ये आप एक काम करते हैं, इसको 1 है, इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में मानते हैं। क्या मानते हैं, जनरलाइज फॉर्म में, ताकि हम लोग को इसको a मानिए, क्या मानिए, ताकि हम इसको बाद में यूज भी कर सके एज फॉर्मूला के रूप में। ये हो गया a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, यहाँ पर 2x हो गया। बताइए ये क्या है मेरा, अब हम ये क्या लिए, जो a है मेरा क्या है, ये मेरा है मोल है, क्या है, मोल लिए, राइट। इट मीन्स इनिशियल मोल, मतलब NI शॉर्ट में लिखते हैं। अब बताइए मोल हो गया, तो अगर हम निकालें एट इक्विलिब्रियम पे मानते हैं, ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम मानते हैं, राइट। और अगर हम बात करें इसका कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो सिंपल सी बात है, हमको इक्विलिब्रियम पे हमको मोल पता है ना, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। अगर इसको v से डिवाइड कर दे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, तो आ जाएगा ये क्या 2x बाई, राइट। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अगर मेरा मन है कि नहीं, हम चाह रहे हैं ना कि इसका मोल फ्रैक्शन निकालें, क्या निकालें, मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, देखिए मोल पता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ जो उसमें से मान लीजिए मेरे पास 2 कंपोनेंट है, दोनों का अपना अपना मोल होगा बाई टोटल मोल। तो बस ये करना है कि इसका मोल कितना था इक्विलिब्रियम पे, a माइनस एक्स, बाई टोटल मोल कितना है, टोटल मोल
तो टोटल दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो इस तीनों को, इसको ए आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा, 2a आ जाएगा, कितना होगा, कितना हो बताइए जल्द से जल्द, ए या 2a। मोल जो लेंगे क्या लेंगे, मोल लेंगे, ये कितना मोल था इनिशियल, इसको ऐड नहीं करेंगे, टोटल इनिशियल मोल कितना था, इनिशियल तो मेरा ए था ना, ए था, ए हो गया, फिर यहाँ पे ए माइनस एक्स बाई बी, और ये क्या हो जाएगा 2x बाई, सॉरी ये ए, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम। अगर आपके मन में है कि नहीं हम पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, तो अब आपको पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे निकालते पार्शियल प्रेशर, कैसे निकालें। देखिए हम कैसे निकाले चीज़ों को, पहले अब हमको ये पता था, हम मोल निकाले, एट इक्विलिब्रियम पे मोल निकाले, राइट, फिर क्या कंसंट्रेशन निकाल दिए, राइट, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल दिए। तो ये चीज़ आपको करने आना चाहिए। आपको अगर एक चीज़ पता हो तो उससे हर एक चीज़ निकाल सकते हैं। बताइए अब क्या करेंगे, बताइए, गिव मी सम हिंट्स। आपको पता है कि जब भी हम निकालते हैं पार्शियल प्रेशर निकालते हैं किसी का, तो क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अगर गलती से, अगर सिंपल सी बात है, अगर हमसे पार्शियल प्रेशर पूछेगा तो हमको टोटल प्रेशर दिया रहेगा, राइट। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर जैसे ये मेरा क्या है, ये क्या मेरा मोल फ्रैक्शन है, और इसको पीटी से मतलब टोटल प्रेशर से इंटू कर देंगे, क्या आ जाएगा पार्शियल प्रेशर। ये भी क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स बाई ए, यहाँ पे क्या पी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 2x बाई ए इंटू पी टी। ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। देखिए एक एक चीज हम निकाल दिए। दिक्कत किसी को बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो बता दे, आप कमेंट करें, आपको जो कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें, कोशिश करेंगे हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो प्लीज, राइट, ये सारा क्या आ गया, सारा आ गया आपका पार्शियल प्रेशर पे, क्या आ गया आपका, आपका आ गया सॉरी इक्विलिब्रियम पे आ गया आपका सारा कंसंट्रेशन, जो जो आपको चाहिए था इक्विलिब्रियम पे। देखिए ये कंसंट्रेशन हो गया, ये मोल हो गया, यहाँ पे मोल लिख लीजिए, राइट, ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, पार्शियल प्रेशर, आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, राइट। बस ये ध्यान रहे कि आपको जैसे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, पार्शियल प्रेशर, तो आपको टोटल प्रेशर दिया रहेगा, राइट। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम कुछ कुछ चीज़ आप लोग को ऑब्जॉर्व मतलब कुछ कुछ चीज़ को हम फोकस करना चाहते हैं। देखिए अगर हम बात करें इससे, अगर डेल्टा एन देखा जाए, अगर हम बात करें इसका डेल्टा एन देखा जाए, डेल्टा एन, तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा, डेल्टा एन जी, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो 2 मोल 1 1 जीरो हो गया। अब देखिए तो जब डेल्टा एन जे जीरो हो गया, राइट, तो इनिशियल में कितना मोल था बताइए, ए था, और एट मतलब एट इक्विलिब्रियम पे कितना मोल हो जाएगा बताइए, तो बताइए कितना हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम पे मोल। देखिए यहाँ समझिए कि अगर हम बात करें एन टी इनिशियल, और एन टी मतलब कि मोल, टोटल मोल इनिशियल, और हम बात करें टोटल मोल कब, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम बात करें टोटल मोल क्या इनिशियल, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा। एन टी टोटल कितना हुआ इक्विलिब्रियम पे, इस तीनों को ऐड करते हैं, इस तीनों को, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स और 2x, कितना हो जाएगा, ये भी 2a हो गया। तो मतलब हमको एक चीज समझ में आया कि क्या आया, देखिए हम क्या फोकस करना चाह रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई भी रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो हो जाए, क्या हो जाए, तो उसमें जो टोटल मोल होगा इनिशियल होगा, इनिशियल जो होगा वही आपका टोटल मोल किसका होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। आपको कुछ करना ही नहीं। समझ में आया चीज़, आपके मन में आएगा सर ठीक है, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये वाला ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, मतलब कि एन टी जो इक्विलिब्रियम इनिशियल होगा वो ग्रेटर हो किससे होगा, एन टी किससे, इक्विलिब्रियम।
और ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकेंड केस हो गया, और ये अगर थर्ड केस बात करें कि डेल्टा एन जी अगर लेस देन जीरो हो गया तो बस वही चीज़ करिए क्या कि एंटी जो इक्विलिब्रियम होगा, इस यहाँ पे इनिशियल हो गया, और जो एंटी इक्विलिब्रियम होगा वो होगा आपका गेट। इतना तो समझ में आया, इतना समझ में आया ना। अब हम बात करते हैं क्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है दिक्कत है। तो आपके मन में आना चाहिए था कि सर यहाँ पे आप तो सबका क्या लिए थे, गैस गैस गैस, आप डायरेक्ट प्रेशर क्यों नहीं निकाले? क्योंकि हमको पता है कि जनरली हम लोग पढ़ते हैं क्या कि जो गैस में होता है उसका हम लोग प्रेशर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे आप गैस लिख कर और कंसंट्रेशन निकाल दिए। तो देखिए इसका भी रीजन हम आपको दे बता ही दे रहे हैं। आपको ये पता है कि Kp इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू पावर डेल्टा एन, और यहाँ पे डेल्टा एन क्या है आपका, डेल्टा मतलब डेल्टा एन जी, ओके, जीरो हो गया। तो क्या जाएगा के पी इक्वल टू के सी। मतलब अब यहाँ पे आप कुछ निकालिए, जब डेल्टा एन जी जीरो हो गया तो के पी निकालिए या के सी निकालिए, के पी निकालिए या के सी निकालिए, दोनों सेम ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए कोई इतना इफ एंड बट करने की कोई जरूरत नहीं थी। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्या, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, राइट। ये हो गया। अब उसका क्या कैरेक्टर, आपको सबसे पहले बात ये तो होना पता हो गया होगा, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टू द पावर आर टी टू द पावर डेल्टा एन। ये सबको माइंड हो गया ना, ये सबको रिमाइंड हो गया ना, ये तो सबको पता होगा। ये तो जो 11th में होगा उसको बच्चा जब पता ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो सबको याद ही रहता है। बस इतना क्वेश्चन इस पे सब बना चुका है कि बस आर टी डेल्टा एन चाहिए, ये दोनों निकाल देता है। ये ऐसा क्वेश्चन लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग बहुत सॉल्व कर चुके हैं, राइट। और उम्मीद और दिक्कत इस बात का है ना कि इसका क्वेश्चन पूछना धीरे धीरे बंद कर रहा है नीट और जेईई, क्योंकि उसको पता है कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो रहा है, लाइक पूछ भी सकता है, ऐसा कोई बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन इजी होता है और इस टाइप का क्वेश्चन हर कोई बना लेगा, राइट। वो आपके लिए खुशी होने की बात नहीं है, क्योंकि आप भी बनाइएगा वो भी बनाइएगा तो उसके लिए इजी हो गया ना, ठीक है। ये हो गया। हम बात करते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए गिव्स यहाँ पे बी, इसको मानिए इसका कितना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, राइट। दूसरा मानते हैं कि यही बी अपोजिट कर दिए, इसका मानते हैं K2। आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या कहने का मतलब है कि K1 हम पूछेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। तो K1 और हम K2 निकालना चाहे K2, देखिए ये समझिए ना, जब भी हम बात करें ना कैरेक्टरिस्टिक तो आप थोड़ा सा लॉग रखिए दिमाग में, लॉग, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लॉग के नेचर जैसा है। जैसे यहाँ पे अपोजिट किए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये पता है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, ये है। अब देखिए, और हम तीसरा चीज ये किए क्या, मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 3a गिव्स 3b, यहाँ पे इसको नाम दे दिए, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको K3 दे दिए। अब इसका जो होगा K3 जो होगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे पावर में आ रहा है, मतलब उतना टाइम से इंक्रीज कर रहा है। लॉग में वही होता है कि जोड़ना होता है तो इंटू करते हैं, घटाना होता है तो डिवाइड करते हैं, राइट। किसी को दिक्कत है? यहाँ तक नहीं होगा। अब बाय द वे हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास ये है कि कोई ए है, राइट, इस तरीके से होगा, ये मेरे पास हम ये मान ही चुके हैं, ये मेरे पास यहाँ पे है, चलिए यहाँ पे लिख ही देते सबसे अच्छा, ए बी, और यहाँ पे दिया हुआ है सी, यहाँ पे मानिए डी, इसका मानिए यहाँ पे K1 है तो K1 लिख चलते हैं, K2 K3 यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे K4 ले रहे हैं। अगर हम बात करें कि हमको इसका चाहिए, कुछ किसका चाहिए, यहाँ पे देखिए ए
प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस डी का वो क्या चाहिए, के इक्विलिब्रियम चाहिए। तो इसको इसका नाम ले लेते हैं K5। तो K5 क्या होगा, अब देखिए K5 क्या होगा। देखिए ए यहाँ पे साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये ए सी और ये दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अभी बताए थे कि लॉग की तरह सोचिए, राइट। तो दोनों ऐड हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों इंटू हो जाएगा, मतलब K1 इंटू K1 इंटू K4। ओके, अब इसी को थोड़ा हम ये कर दें, क्या कर दें देखिएगा, तो इसी को थोड़ा सा हम ये कर दें, देखिए अब यहीं पे हम ये लिख दें, यहीं पे ये लिख दें a माइनस सी, हाँ a माइनस सी यहाँ पे दे दिए इस तरीके से, b माइनस डी यहाँ पे दे दिए, इसको K6 दे दिए। तो K6 कैसे निकले, K6 का बताइए रिलेशन क्या होगा, K1 और क्या है आपका K1 और K4 के साथ। देखिए A में से C घट रहा है, A में से C घट रहा है, मतलब A में से C सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे, बस K1 जिससे घट रहा है वो ऊपर, मतलब ये बड़ा है तो ऊपर और छोटा है तो नीचे कर दीजिए। ये हो गया रिलेशन, समझ में आया। अगर कोई आपसे ये पूछ दे, एक क्वेश्चन आप ही हम दे रहे हैं कि 1/3 A 1/3 B। अब बताइए इसका नाम दे दिए हम K6 है, यहाँ पे K7 दे दिए। अब K7 एंड K1 में रिलेशन क्या होगा, क्योंकि A टू B क्या है आपका K1 है, बताइए तो क्या होगा। तो देखिए इंटू की है ना, तो क्या हो जाएगा, बस वही पता है कि जो K7, तो K7 क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा K1 पावर 1/3। अब इसको आप चाहे तो इसको क्या कर सकते, उल्टा कर सकते, क्या लिख सकते हैं, कितने K1 इक्वल टू K7 टू द पावर 3। देखिए कुछ नया किया है, बताइए। इतना तक तो हमको आता ही था ना, आता इतना तक तो हम लोग जानते ही थे। उसके बाद क्या किए, बस इसका क्यों इसको दे दिए, तो K1 हो गया। मतलब आप कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्या कीजिए, आप 3 से यहाँ पे इंटू कीजिए पावर में, और यहाँ पे 3 से इंटू कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये पावर में आ जाएगा। तो K7 के पावर 3 हो गया, और K1 ओके। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ओके। और ये भी समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ पे पता डेल्टा एन जी क्या है, ये गैस का मोल है, ये आप लोगों को पता है, राइट। ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेग्लेक्शन ऑफ के, सॉरी इसको दूसरा हेडलाइन नाम देते हैं। देखिए के कितना कितना होगा, जैसे मान लीजिए हम एक बात करते हैं मोनो बेसिक के लिए। अब इसका मतलब क्या था, मोनो बेसिक तो क्या सिंगल एक एच प्लस हो, राइट। तो मोनो बेसिक तो आपको पता है कि अगर हम बात करें डायरेक्ट लिखे, इक्वेशन लिख रहेगी के इक्वल टू, अगर लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपने इक्वेशन पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये ऐसा इक्वेशन एक बार तो पक्का आया होगा, राइट। एक बार तो ये पक्का आया होगा, समझ में आया। तो यहाँ तक या आपको ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, आपको जो मन से हम बस एक काल्पनिक ले रहे हैं, राइट। आपको बता दें कि जब भी हम बात करते हैं के, तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया होगा 10 पावर -3, 10 पावर 3। देखिए तो ये क्या है आपका, ये जो डाटा ये क्या है, के वैल्यू है, क्या है, के वैल्यू है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब देखिए के क्या होता है। अगर हम बात करें कोई रिएक्शन मेरे पास ए गिव्स बी, इसका के निकालना चाहिए, इसका के निकालना चाहे तो क्या के क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब समझिए अगर यहाँ पर के कितना है, 10 की पावर कितना -3 है,
तो कहीं ना कहीं ये क्या बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा किसका कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का, और ये बहुत कम होगा, ये बहुत कम होगा, तभी तो इतना डाटा आया। तो यहाँ पे मेरे कहने का क्या मकसद है कि अगर कहीं पे k टू द पावर -3 है, राइट, तो उससे जैसे कहीं पे आपको ये दिया हुआ है कि k इक्वल टू 10 टू द पावर -4, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हो गया ए का मतलब कि जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि काफ़ी कम हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मतलब यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो 1 - x है, उसको सिंपली हम लोग x लिखते हैं। पता है ये शायद आप लोग को, फिर भी हम बता रहे हैं कि कहीं पे k टू पावर -4 ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट x, यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा, राइट। और सेम केस यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ पे कितना हो, k इक्वल टू आ गया 10 टू पावर 4 आ गया, या 10 टू द पावर कितना हो गया 5 आ गया, या 10 टू पावर 6 आ गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, मतलब उस समय ये 1 काफ़ी बड़ा हो जाएगा। समझ में आया। तो बस आपको करना यही है, आपको मोरल ऑफ द स्टोरी ये करना है। और हम एक बार में एक वर्ड में बोले, आपको अगर इतना नहीं जानना है या नहीं आप बोले कि सर इतना हमको नहीं जानना, हमको क्या आप एक वर्ड में समझा सकते हैं इसको कैसे निगलेक्ट करें। एक वर्ड में देखिए कि कहीं भी आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी आपके पास k इक्वल टू, बस इसके बीच का रेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास इसके बाद चला जाए कितना हो जाएगा, 10 10 टू पावर -4 -6 5 -6, ये हो गया, या इसके बाद चले जाइए तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 4 10 टू पावर 5 10 टू पावर 6 10 टू पावर 7, इस तरीके से। तो जब भी ये रहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखिएगा, k इक्वल टू जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 1 - x का होल स्क्वायर, उसको डायरेक्ट क्या लिखिएगा, बस ये हम बोलना चाह रहे थे, राइट। ये हम आपको समझाना चाह रहे थे, आपको बस ये देखना है कि कहीं भी k -3 -2 हो गया तो आप वहाँ पे x को नहीं छू सकते, आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। होता है कि हम लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, k देखते नहीं है सही से, देखते हैं आपके इतना मतलब कि लेंदी कैलकुलेशन आ जाएगा तो हम लोग घबरा जाते हैं। तो देखो ना भाई यहाँ पे k देखो, इसको क्यों करना, ये हो गया स्मार्ट वर्क। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, लेट मी चेक, अब हम बात करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब एक और टॉपिक आपके लिए, क्या, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट क्वेश्चन, इसको हम लोग Q से इंडिकेट करते हैं या QC भी बोलते हैं, राइट। ये हो गया। अब क्या होता है, पहला बात की ये क्वोशेंट क्या होता है, रेट क्वोशेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग जान चुके कि इक्विलिब्रियम पे जो कांस्टेंट टर्म होगा, राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट, ओके। रेट कांस्टेंट कब, तो देखिए अगर हम बात करें रेट रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट एक वर्ड में लिख सकते हैं क्या, कि इट इज एक्सप्रेस्ड in any reaction at any moment, मतलब ये हम कोई भी रिएक्शन का भी रेट कोशेंट लिख सकते हैं, राइट। देखिए हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, क्या लिखेंगे, ओनली वी विल राइट द रिएक्शन will achieve इक्विलिब्रियम, राइट। तो इसके पास कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम होगा तभी ये के इक्विलिब्रियम होगा, और ये कभी भी, जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन हो गया, मेरे पास ये रिएक्शन है ए बी, क्यूसी निकालना है, निकालिए, बिल्कुल रेट क्वोशेंट को क्यूसी से बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
देखते हैं इसका निकाल सकते हैं क्या के इक्विलिब्रियम, तो इसका इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वन डायरेक्शन में, मतलब ये इक्विलिब्रियम नहीं है। और हम ये बोले के, ये इसका हम लिख सकते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब दोनों में क्या होगा, देखिए अब तीन कंडीशन हो सकता है, तीन कंडीशन हो सकता है क्या, कि के इक्विलिब्रियम क्यू से, पहला अगर क्यू सी बड़ा हो के इक्विलिब्रियम, दूसरा क्यू सी इक्वल टू के, तीसरा क्यू सी के इक्विलिब्रियम। तो ये कब होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा क्या होगा, रिएक्शन यहाँ भी रिएक्शन क्या होगा, सिंपल सी बात है, रेट को से इंक्रीज कर रहा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। यहाँ पे नो चेंज इन रिएक्शन, नो चेंज इन रिएक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। समझ में आया? बस ये ध्यान रखना है कि क्यूसी कभी भी लिख सकते हैं, राइट। आपको बस रिएक्शन देखना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कहीं पे के सी आया, मान लीजिए के इक्विलिब्रियम आ गया मेरे पास 10 आ गया, कहीं पे क्यू सी आ गया मेरे पास 12 आ गया, तो कौन बड़ा है, क्यू सी बड़ा है, क्यू सी बड़ा चाहिए तो कहाँ जाएगा रिएक्शन, इसका जो रिएक्शन हो कहाँ जाएगा, हो जाएगा फॉरवर्ड। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में है, राइट। और वैसा ही सेम केस आप इसमें भी लगा सकते हैं। समझ में आया इतना? अब हम बात क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे ली चैटरी, ली प्रिंसिपल। ये काफ़ी फेमस है, आपको हर जगह यूज होता है इसका, राइट। आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री के भी अदर टॉपिक में पढ़ते होंगे, जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, वहाँ पे सर बोलते हैं कि ली चैट अकॉर्डिंग टू ली चैट्रियल प्रिंसिपल। आपको पता ही नहीं है कि ली चैट्रियल प्रिंसिपल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान सुनिएगा क्या बोलने वाले हैं। अब देखिए, और हम बात करें ली चैट्रियल प्रिंसिपल, ये होता क्या है। देखिए, ये बोलते हैं क्या कि कोई रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन ए टू बी रिएक्शन है, ध्यान रहे ये ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है, इक्विलिब्रियम के लिए एप्लीकेबल है, राइट। कोई भी रिएक्शन के लिए नहीं, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। तो ये बोल रहा है कि कोई रिएक्शन ए टू बी है, राइट, और वो अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। अब अगर उसमें उसका टेम्परेचर चेंज करे, या प्रेशर चेंज करे, या कंसंट्रेशन चेंज करे, या कैटालिस्ट डाले, या इनर्ट गैस डाले, तो उस रिएक्शन में क्या बदलाव आएगा, उस रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, उसी चेंज का जो स्टडी करना है हमको अकॉर्डिंग टू ली चैट्रियल। वही मतलब कि जो ली चैट्रियल जो साहब थे वो इसके चेंज करने बताए, जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जब कंसंट्रेशन कम कर लेंगे तो क्या होगा, ये सब, राइट। ओके, तो देखिए, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले इसमें पढ़ेंगे क्या, पहला क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या पढ़ेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। किसी को डाउट है तो मुझे बता दें, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दें, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दे, आई एम वेटिंग। आप कमेंट करें। चलिए बढ़ो आगे, चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। देखिए, चलिए ये हो गया, तो पहला मानते हैं क्या कि चेंज इन कंसंट्रेशन, पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, चेंज, चलिए हम एक एक को डिस्कस करते चलेंगे साथ में, लिखेंगे।
चेंजिंग कंसंट्रेशन, मान लीजिए कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, इस तरह से मान लीजिए N2 प्लस S2 2NH3, राइट। अगर हम बताते हैं, जिससे हम मान लें कि अगर हम N2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिए, क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। पहले मानिए कि पहले ये क्या था कि ये इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में था। अब मेरा मन क्या हुआ कि इसमें हम कुछ चेंज करके देखते हैं। हम क्या कि इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिए। अब सोचिए, इसको अगर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिए तो अब सिंपल सी बात है, पहले क्या था, पहले N2 था और S2 था और यहाँ पे Q आ गया था। जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि इसके कंसंट्रेशन को कम करके फिर हम इक्विलिब्रियम पे आ जाए। इसका तो इसका तो बढ़ नहीं रहा, इसका तो बढ़ नहीं रहा, तो क्या क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि इसको मतलब ऐसा कुछ किया जाए जिससे इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो ये बढ़ रहा है, ये अगर बढ़ा तो वो क्या चाहेगा, इसको हम कम करें। अब कम कैसे करेगा, ताकि इक्विलिब्रियम पे आ जाए, कम कैसे करेगा, सिंपल सी बात बताइए, कम कैसे करेगा बताइए जल्द से जल्द। देखिए ये बढ़ा तो सिस्टम चाहेगा कि N2 का जो कंसंट्रेशन है वो हम क्या करें, कम करें। और कम तभी होगा जब ये क्या रिएक्शन करेगा, राइट। ये कंसंट्रेशन इसका बढ़ रहा है, राइट। सिस्टम चाहे इसको हम कम करें, तो कम कब होगा, जब ये रिएक्शन पार्टिसिपेट लेगा तभी तो कम होगा, नहीं तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो कहाँ जाएगा रिएक्शन, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड जाएगा, कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, राइट। इस तरीके का हो गया पहला कंसंट्रेशन। दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा आप देखिए ये हो गया। अगर आपके मन में आया कि सर हम, अगर मेरा मन है कि सर हम S2 को घटाए, S2 को घटाए, सिंपल सी बात है। अब S2 घटा रहे हैं, वो क्या चाहेगा, हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर S2 पहले क्या था, कांस्टेंट था, राइट मानिए। और जैसे ही ये हम क्या किए, ये मेरा है, ये हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं, और सिस्टम चाह रहा है कि हम ये करें। अब S2 घट गया तो वो क्या चाहेगा, S2 को हम क्या क्या चाहेगा कि हम S2 को बढ़ाए। अगर S2 बढ़ाएगा तो मतलब बढ़ेगा कब, कब बढ़ेगा, जब ये इधर जाएगा, मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किधर जाएगा, बैकवर्ड। समझ में आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर रहा है, इसमें इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है फॉरवर्ड में, और इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर रहा है, बैकवर्ड में। आया समझ में, कोई दिक्कत। आप कंसंट्रेशन को मोल से भी इंडिकेट कर सकते हैं। जो काम कंसंट्रेशन का वही काम मोल्स का, क्योंकि n क्या होता है, सॉरी c क्या होता है, n/v होता है। अगर इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। कंसंट्रेशन बोले तो सिर्फ यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, मोल चेंज कर रहे हैं। ओके, तो आप कंसंट्रेशन को मोल से भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब बना के एज कंसिडर करके बना सकते हैं। ये पता हो गया। दूसरा देखिए, हम टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको और हम एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं। देखिए ये वन शॉट वीडियो है। दूसरा, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बता दें, किसी को प्रॉब्लम तो बता दें। देखिए हम बात करते हैं क्या, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर जैसे मान लीजिए वही रिएक्शन लेते हैं हम, N2 रिएक्शन एक ही लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। S2 गिव्स 2NH3, 2NH3 यहाँ पे गैस। अब बताइए चेंज इन प्रेशर, तो क्या कर सकते हैं, प्रेशर, प्रेशर या तो घटा सकते हैं या तो इंक्रीज। तो पहला मानते हैं कि एक बार इंक्रीज किया, दूसरा क्या किया, एक बार डिक्रीज किया। इसमें साथ दोनों के साथ जाएगा, राइट, डिक्रीज किया। तो जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो आप पहले ये जानिए, जब भी प्रेशर, तो पहले ये जानिए आइडियल कैसे कुछ है, P इक्वल टू एन आर टी, P इक्वल टू एन आर टी। ओके, और यहाँ पे हम थोड़ा सा रिएक्शन चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिसका नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब इन गैस। तो हम क्या करें, हम क्या करें, इसको इरेज करते हैं फाइनली, ताकि हम दूसरा एग्जाम्पल से, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 0 है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे घबराने की कोई बिल्कुल बात नहीं है। ए गैस प्लस बी गैस, यहाँ पे हो जाएगा सी गैस। वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या था,
एन डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा हम बताएंगे आगे। ए जी और यहाँ पे बी जी और यहाँ पे सी जी हो गया। ओके, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो देखिए, अगर प्रेशर इंक्रीज करें तो मतलब यहाँ पे V और T कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट जनरली लेके चलते हैं। ओके, तो P का इंक्रीज करेंगे, हाँ, मोल भी इंक्रीज करेगा, राइट। अब सिंपल सी बात है, अभी बताया कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि हम प्रेशर को कम करें। अब प्रेशर कम करेंगे तो प्रेशर तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम मोल यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। इसी कारण से हम P को मोल से इंडिकेट किया। अब आपको समझ में आएगा सर कैसे, नहीं हम P देख पा रहे, नहीं हम मोल देख पा रहे हैं, तो मोल हम इसके कोफिशिएंट से देख पा रहे हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है। मोल कहाँ से दिख रहा है, इसके कोफिशिएंट से। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये सिस्टम क्या चाहेगा, प्रेशर डिक्रीज करना। और प्रेशर हम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब हम मोल देख पा रहे हैं, तो हम प्रेशर को मोल के टर्म में समझेंगे। समझ में आया, प्रेशर को हम मोल के टर्म में समझेंगे। और प्रेशर जैसे ही इंक्रीज किया, मतलब मोल इंक्रीज किया, तो प्रेशर सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि हम प्रेशर को कम करें, तो मतलब उसका मोल भी कम होगा। मोल कम किधर होगा, तो देखिए यहाँ देखिए, इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है, तो मोल कम इधर हो रहा है, मतलब ये कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, राइट। तो जब भी प्रेशर इंक्रीज करेगा मतलब मोल इंक्रीज करेगा। और सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम क्या चाहेगा कि हम प्रेशर डिक्रीज करें, मतलब मोल डिक्रीज करें। मोल डिक्रीज किधर हो रहा है, मोल डिक्रीज इधर हो रहा है, इधर कम है ना, तो ये रिएक्शन इधर भागेगा, मतलब ये कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन शिफ्ट होगा। जो इक्विलिब्रियम होगा कहाँ पे शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे अगर समझ में आए हम क्या बोले, आप चीज़ों को अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, देखिए ये वीडियो है, ये वीडियो है, आप इसको थोड़ा पीछे कीजिए और फिर रिवाइंड कीजिए। हालांकि हम सेकेंड कंडीशन में हम आपको कोशिश करेंगे समझाने का। जब भी आपको पी दिखे तो आप उसको एन कंसीडर करके चलिए, राइट। तो प्रेशर घटा मतलब कि एन घटा। और सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि हमको भाई जो हमसे तुम लिया है, जो कम किया वो हमको फिर वापस दो। मतलब प्रेशर कम किया है तुम हमको प्रेशर दो, मतलब प्रेशर बढ़ाओ, मतलब मोल बढ़ाओ। प्रेशर घटा दीजिए, मोल बढ़ाओ। मोल कहाँ बढ़ेगा, मोल उधर बढ़ेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा, तो मोल इधर ज़्यादा है, ये किधर रिएक्शन इधर ज़्यादा, तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैकवर्ड। मतलब आपको बस ये ध्यान देना है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट that direction which side has lesser number of moles। आप ये ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। इसी का जस्ट अपोजिट क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज क्या, इक्विलिब्रियम शिफ्ट that direction which side has higher number of moles। बस इतना रखिए, काम खत्म। समझ में आया। अब आपको बस मोल चेक करना होगा। अगर ये नहीं समझे तो इतना भी रख सकते हैं, हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, लेकिन हम हर बार बोलते हैं कि आप समझने पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं क्या, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। वो पता है कि के क्या होता है, के इक्वल टू होता है ए इंटू ई टू पावर माइनस ई अपॉन। जैसे हम बात करें कि के इक्विलिब्रियम, तो थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, यहाँ पे का ए इंटू ई टू पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी हो जाएगा। ये हो गया, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे के इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ डेल्टा एच पे। तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हर कर रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव तो क्या के इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर डेल्टा एच निगेटिव है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते भी है तो के इक्विलिब्रियम क्या करेगा,
बस सफिशियंट है इतना। ओके, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका? एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ये सबको पता है राइट। तो ये क्या होगा, बस देखिए, इट डज नॉट अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, it only help for रिएक्शन स्पीड, मतलब रिएक्शन फास्ट फ्लो करने का काम कौन करता है? कैटालिस्ट। ये इक्विलिब्रियम पे कोई काम नहीं करता। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड, उससे इसको मतलब नहीं है, लाइक वो कुछ कर ही नहीं पाता इसको। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस दो होगा, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा? नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, राइट। एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, देखिए बस वही बात है। इनर्ट गैस इंक्रीज करेंगे तो सिंपल सी इनर्ट गैस किसको बोलते हैं? अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर मतलब वैसे थोड़ा समझ लीजिए कि मेरे पास एक यहाँ मान लीजिए ये यही कंपाउंड, मतलब वही मिक्सचर है राइट, सॉल्यूशन है। उसमें क्या है मेरे पास? ए है, बी है और सी है, ये तीनों गैस है। इसका मानते हैं पीटी कितना था? मान लीजिए 6 एटीएम था। कितना था? 6 एटीएम था। आप एक इनर्ट गैस डालें, मान लीजिए कौन डालिए? हीलियम डालिए, इनर्ट गैस है। अब क्या बोलेंगे? अब जो न्यू पी डैश टी आया वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? अब जो न्यू पी टी वो किसका किसका हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस हीलियम का प्रेशर, सबका मिला के प्रेशर हो गया। ये इनर्ट है तो इसका प्रेशर भी अभी भी कितना है? कांस्टेंट प्रेशर, मतलब अभी भी इस प्रेशर कितना है? 6 एटीएम ही है। तो 6 एटीएम इक्वल टू इतना प्रेशर। तो देखिए इसमें जो प्रेशर था पीटी, जब ये नहीं था, जब हीलियम नहीं था, उसमें कौन कौन था? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितना प्रेशर लगा रहा था? 6 एटीएम। और ये चार मिलकर कितना प्रेशर लगा रहा है? 6 एटीएम। अब हम देखा जाए, इसमें देखा जाए तो इस तीनों का थोड़ा सा तो कम हो जाएगा, क्योंकि चार मिल के लगा रहा है कितना? 6 एटीएम, यहाँ पे 3 मिल के लगा रहा था 6 एटीएम। तो यहाँ पे जो न्यू प्रेशर आएगा, जो न्यू प्रेशर होगा वो थोड़ा सा कम जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। अब डिक्रीज करेगा, अभी बताया थे प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो ये वाला कंसेप्ट आप प्रेशर लगा लीजिए, ये वाला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आप यूज करके बढ़ सकते हैं, राइट। ये कंसेप्ट ओके। तो ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका। अब हम बात करते हैं आयनिक। अब हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पता है हम बात करें एसिड। एसिड कितना टाइप का होता है बता दे। देखिए एक होता है आर्हेनियस, आर्हेनियस। दूसरा क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड लोरी। तीसरा क्या होता है?
लूज एसिड। ओके, राइट। आर्हेनियस पता है ये किसके लिए होता है? वाटर के लिए होता है, मतलब वाटर तभी आर्हेनियस डिफाइन करेंगे, राइट। ओके, ये किसके लिए होता है? ये इसमें होता है क्या? इसमें होता है H+ डोनेट करना, H+ रिलीज करना, H+ डोनर और H+ एक्सेप्टर। इसमें क्या होगा? लोन पेयर डोनेट और लोन पेयर एक्सेप्ट। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? पानी में जो H+ रिलीज कर रहा है, H+ रिलीज, और यहाँ पे H+ एक्सेप्ट। जो एक्सेप्ट करने वाला है, जो एक्सेप्ट करने वाला है सब क्या हो जाएगा? आपका एसिड हो जाएगा। जो कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर, देखिए रिलीज कर रहा है तो एसिड, ये क्या हो जाएगा? बेस। ये डोनर है एसिड, ये एक्सेप्टर है बेस। ये लोन पे डोनेट कर रहा है तो बेस, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एसिड। समझ में आया? ओके, अब आपके मन में आएगा कि अब हमको कुछ एग्जाम्पल चाहिए। तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना? कितना टाइप का एसिड हमको पढ़ना है? 3, आर्हेनियस, ब्रोंसेट एंड आर्हेनियस, ब्रोंसेट लोरी एंड तीसरा लूस एसिड। किसी को दिक्कत तो बता दें। यहाँ तक आसान है? आसान है? आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर हम बात करें कि HCl एसिड है, HCl एसिड है, तो आप बताइए HCl जो एसिड है वो कौन से, मतलब कि अकॉर्डिंग टू, जैसे बात करें ये एसिड है, राइट। ये एसिड का डिफिनेशन किससे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेगा या ये डिसाइड करेगा या ये डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? HCl विल बी एसिड, तो डिफिनेशन कौन बताएगा? HCl एसिड है, ये डिसाइड कौन? ब्रोंसेट करेगा कि यहाँ पे H+ डोनेट करना, ये करेगा कि वाटर में जाने में H+ रिलीज करता है, कौन करेगा? बताइए। बताइए। देखिए तो ये जो HCl हो गया या H2SO4 हो गया, ये हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। मतलब उस समय हम लोग क्या पढ़ते थे? आर्हेनियस पढ़ते थे, और आर्हेनियस में ही ये डिसाइड किया, राइट। HCl H2SO4 के बारे में। मतलब जैसे ही HCl को अगर वाटर में डालें क्या देगा? H+। हालांकि H+ कैसे देगा? H3O+ बोलते हैं उसको, जिसको यहाँ पे H+ भी बोलते हैं, और Cl-। ये H+ दिया मतलब क्या हो गया? एसिड हो गया। तो वाटर में डालने पर क्या होगा? H+ रिलीज किया, एसिड। जो दिक्कत है बता दें, किसी को दिक्कत तो बता दें। मतलब इनके हिसाब से जितना भी एसिड बेस है ना, वो डिफाइन तभी होता है जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, राइट। यहाँ तक दिक्कत किसी को? यहाँ तक दिक्कत किसी को तो बता दें। अब देखिए ये हो गया आर्हेनियस। अब अगला समझिए ब्रोंस्टेड में। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास NH3 है, और सिंपल एग्जाम्पल, मानिए मेरे पास HCl है, मानिए मेरे पास H2। देखिए दोनों का सेम से भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। अब क्या बनेगा बताइए? क्या बनेगा? ये बनेगा H3O+ और Cl-। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये वाटर है वो क्या किया? H+ गेन कर लिया, और जो ये HCl है वो क्या किया? रिलीज किया। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे H गेन हो रहा है, मतलब H+ एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? H क्या किया? लूज किया, लॉस किया ना, H+। अब देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो सिंपल सी बात है, ये गेन कर रहा था, ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोअर। ओके, किसी को डाउट तो बता दे, किसी को डाउट तो बता दे प्लीज। समझ में आया? ये हो गया। अब देखिए इसमें एक और टर्म आता है क्या? कंजुगेट एसिड। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट
कंजुगेट बेस, जब हम भी पढ़ते थे स्टार्टिंग में, जब हम भी तैयारी करते थे नीट जेई का, सॉरी नीट का नहीं जेई का, उसमें हम काफ़ी कंफ्यूज होते कंजुगेट एसिड मिक्स हो जाता था। हम कैसे याद रखे देखिए बताते हैं, क्योंकि हमको पता था कि जब से हम खुद कुछ करेंगे नहीं तब तक सर लोग को तो बता देते थे, लेकिन हमको होता था कि हमको थोड़ा सा, हम एवरेज स्टूडेंट थे राइट, तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, तो हम उसका कुछ ट्रिक टेक्निक ढूंढते रहते थे ताकि हमको आसान लगे याद करने में। तो हम जब भी बात किए तो कंजुगेट एसिड, तो हम देखें कंजुगेट यहाँ पे एसिड राइट, तो यहाँ पे क्या कंजुगेट बेस, तो देखिए ए से क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा, ए से हम क्या याद रखे थे, ऐड। ऐड क्या होगा, सिंपल सी बात, अगर एसिड है बेस है तो इस प्लस सी का ही ऐड सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कैसी बात है कंजुगेट एसिड, तो कंजुगेट एसिड मेरे माइंड में आते ही आ जाता था कि ऐड क्या करना है हमको, H प्लस करना है। जैसे मेरे पास कोई बोलेगा तो बताओ NH3 का कंजुगेट एसिड बनाओ, मेरे माइंड में आ गया ए से मतलब ऐड, क्या H प्लस, NH4 प्लस, ये क्या हो गया इसका कंजुगेट एसिड। कोई बोलेगा मतलब भैया इसका बता, भूगा इसका बता कंजुगेट बेस बताओ, टेल मी मित्र कंजुगेट बेस। तो सिंपल से इसमें ऐड हुआ तो इसमें क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो एक को याद रखिए बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। तो कंजुगेट बेस में क्या हो जाएगा, एक एच को हटा दीजिए NH2 माइनस, राइट। जैसे आपसे बोलेगा H2O, इसका बनाओ कंजुगेट एसिड बनाओ और कंजुगेट बेस बनाओ। तो कंजुगेट एसिड मतलब इसमें H प्लस, ए मतलब ऐड, ऐड बोले तो ऐड कीजिए तो H3O प्लस हो जाएगा। बेस मतलब एक में ऐड किया तो इसमें क्या कर घटेगा, H माइनस। आया समझ में, हो गया, कोई दिक्कत है, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लुइस, NH3 चमकते हुआ लोन पेयर है, क्या हो गया लोन पेयर डोनेट करेगा तो बेस, बताइए BH3 ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो क्या हो जाएगा इसके पास दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा एसिड हो गया। BCl3 हो जाएगा एसिड, AlCl3 क्या हो जाएगा, इस सबको क्या चाहिए, इस तीनों को लोन पेयर चाहिए, मतलब लोन पेयर 1 राइट। ये सब क्या लुईस एसिड हो गया, तो ऐसे समझ सकते हैं राइट। ये आगे हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे राइट। ये अब नेक्स्ट जो दिक्कत है यहाँ तक बता दें, बताइए किसी को दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे टर्म आता है क्या, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब यहाँ पे Ka भी हो सकता है एंड K भी हो सकता है। सिंपल बात, ये किसके लिए होगा, वीक एसिड के लिए होगा, ये किसके लिए होगा BQS। अब आप किसी मन में सर स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं, स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग का कोई जिक्र ही नहीं करेंगे, मतलब जिक्र करेंगे तो दोनों कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो इक्विलिब्रियम का पार्ट ही नहीं होगा। ओके अब देखिए, अब के एक क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है Ha, H प्लस और K। अब यहाँ पे K क्या हो जाएगा, ये हो गया राइट। अब K यहाँ पे हो गया H प्लस A माइनस HA हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो ये एसिड को तोड़े तो ये क्या हो गया, A हो गया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसका, एसिड का। तो वहीं पर हम कोई लिखते हैं यहाँ पे ये लिखते BOH लिखते, BOH मतलब कोई बेस है, क्या हो जाएगा B प्लस और O माइनस हो जाएगा यहाँ पर, बस इसका इसके लिए जो K होता है वो क्या K भी होता है राइट। समझ में आया, कोई एसिड के लिए तोड़े तो A हो गया, बेस के लिए तोड़े तो B हो गया। और पता है कि Ka इंक्रीज कब करेगा, जब मेरा H प्लस इंक्रीज करेगा, मतलब मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक
स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितना ये बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है कि ये शुरू में है, जितना ये बढ़ेगा राइट उतना के ए बढ़ेगा, राइट। अब वहाँ पे के बी देख सकते हैं, के बी क्या हो जाएगा, जितना इंक्रीज करेगा उतना ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन इंक्रीज करना चाहिए, तभी क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। और इसमें क्या हो जाएगा, पी के अपोजिट हो जाता है, पी के डिक्रीज करेगा, यहाँ पे पी के भी, क्यों, क्योंकि माइनस लग जाता है लॉग में, राइट। आगे हम करेंगे डिस्कस। ओके हो गया ना, तो मतलब जिसका जितना ज़्यादा के होगा उतना उसका ज़्यादा एस्टिक एसिड ज़्यादा होगा, जिसका जितना ज़्यादा पीके होगा उतना उसका एस्टिक एसिड कम होगा। दिक्कत है किसी को बता दे। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट, एक मिनट, चलिए ठीक है। देखिए हम बात करते हैं, ओसवाल्ड नाम सुने हैं ना, डाइल्यूशन लॉ। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, हम डायरेक्ट बात करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, रूट अंडर वॉल्यूम के बराबर, राइट। और यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, रूट अंडर 1/c के बराबर, जिसको क्या लिख सकते हैं, 1/√c। दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा, b इंटू v/c हो जाएगा, राइट। और यही से इक्वेशन क्या आता है आपका, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ध्यान रहे ये किसके लिए होता है, मोनो एसिडिक एंड मोनो बेसिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो सिंगल एक H प्लस दे किसके लिए होता है, वीक एसिड या वीक बेस। ध्यान रहे इस सारा चीज को ध्यान रखिए, राइट, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या क्या मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक के लिए होता है, किसके लिए होता है, मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक के लिए होता है। और ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट आप देखिए कि आपको सब पास नहीं ये दिया हुआ CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना, यहाँ पे हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस, ये आपको दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज करके आप अल्फा निकाल सकते हैं। आपको के पता हो, सी पता हो, तो डायरेक्ट अल्फा निकाल सकते हैं। देखना है क्या ये दिया हुआ है, और यहीं पे दिया रहता है, क्या दिया रहता है आपका BaOH का होल 2, तो इस पे ये नहीं लगा सकते, राइट। ये बताए थे कौन, और सवाल ये आपको पता है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि पीएच निकालना, जो काफ़ी फेमस है, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है, पीएच प्लस, कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, 40 कब होता है, जब एट टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस, ये होता है। मतलब देखा जाए तो ये कैसे आया, हमको पता है कि के ए इंटू के बी इक्वल टू क्या होता है, के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू कितना आएगा, अब हम बात करें इसको तो क्या लिखेंगे, माइनस, ये भी कितना, एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर ये इतना है तो डायरेक्ट यहाँ पे 14 आ जाएगा। और किसी का के डब्ल्यू, अब देखिए होता क्या कि के डब्ल्यू टेम्परेचर पे घटता बढ़ता है, ये कब का है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। ओके, अगर हम टेम्परेचर तो बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास टेम्परेचर हो गया 63 डिग्री सेल्सियस, इस पे इसका चेंज कर देगा, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻13, राइट। तब इसका क्या हो जाएगा, पीएच एंड पीओएच, ये पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। अब तीसरा एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं,
मानिए कि मेरे पास कि अगर हम बात करें कितना 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का, तो उसका जो के डब्ल्यू आएगा वो आता है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। उसी तरीके से पी एच निकाल सकते हैं, राइट। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर देखिए यहाँ पे कितना है 25 था, ये हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है बताइए, ये क्या देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या कर रहा है, ये 11 है, ये कितना है, तो ये भी क्या कर रहा है, के डब्ल्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो देखिए 14 था, देखिए ये कितना है 14 है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कितना है, जब टेम्परेचर 25 था तो कितना पीएच है 14, जब टेम्परेचर ये इतना हो गया बढ़ा दिए कितना पीएच हो जाएगा 13 हो गया। ये फॉर्मूला है, ये तो पता है आपको, फॉर्मूला यू नो वेरी वेल। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दे प्लीज, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दे। ये सारा फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर्मूला, ओके। अब सीधे आते हैं यहाँ तक हो गया। देखिए अब इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है, मिक्सिंग का, नॉन मिक्सिंग का, एसिड बेस, कॉमन आयन, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनेगा। अब क्वेश्चन बनेगा तो आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन सॉल्व कर दे आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये तो रिवीजन क्लास है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, मेन टॉपिक। अब हम बात करते हैं क्या, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन आप जानते हैं क्या होता है, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन, राइट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस मिक्स करने पर उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं करेगा, मतलब वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। क्या बोले, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा सॉल्यूशन, राइट, कि जिसमें थोड़ा एसिड और थोड़ा बेस अगर डालते हैं उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट, ओके। जैसे अगर हम सिंपल बात करें, हम लोग का बॉडी हो गया, हमारा जो बॉडी है तो उसमें क्या है, उसमें जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, नींबू खाते हैं, तो नींबू खाते हैं तो क्या हम लोग के शरीर का जो पीएच है वो बढ़ जाता है या घट जाता है, नहीं, वो मैनेज हो जाता है। हम लोग के शरीर के अंदर क्या है, बफर सॉल्यूशन है। या हम लोग जैसे मान लीजिए कि हम लोग पिकल्स खाते हैं, राइट, जिसको अचार भी बोलते हैं, पिकल्स खाते हैं तो वो भी क्या करता है, वो खट्टा होता है, वो एसिड है, राइट, वो खाए तो क्या हो गया, एक तरह से पीएच बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। वो हम लोग शरीर के अंदर क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है। तो इस बफर दो टाइप का होता है, पहला एसिडिक बफर, दूसरा बेसिक। अब एसिडिक बफर कैसे बनता है या कैसे पता चले कि एसिडिक बफर है, तो उसके लिए एक दो कंडीशन होता है। देखिए ये एसिडिक बफर है, सिंपल एसिडिक है, और हम बात किए स्ट्रॉन्ग तो यूज करेंगे नहीं, वीक एसिड होगा, प्लस यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा उसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कंपोनेंट होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसमें भी वही चीज़ होगा, क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, बेसिक है तो वीक बेस, और जो सॉल्ट बनेगा उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का क्या होना चाहिए, कंपोनेंट। समझ में आया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, वीक एसिड, जैसे मान लीजिए मेरे पास CH3 C+1OH, सॉल्ट में क्या लेंगे बताइए, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस। अब बताइए, आप खुद से दिमाग लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या हो जाएगा NaOH, राइट, बताइए NaOH होगा ना, NaOH होगा, टेल मी NaOH होगा या नहीं होगा, आई एम वेटिंग, आप आंसर दीजिए जल्द से जल्द, कमेंट कीजिए।
देखिए कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा है ना, कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा है आप बताइए, राइट। कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप हमको बेशक बताइए, आई विल ट्राई कि आपके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके, ठीक है। बताइए, चलिए आपको एक और छोटा सा हिंट देते हैं, छोटा सा हिंट और आसान क्वेश्चन देते हैं। एस सी एन ए क्या है, एस सी है, बी बताइए तो सॉल्व, देखिए बताइए, देखिए एन ए, देखिए एन ए कहाँ से आया होगा, ये एन ए कहीं ना कहीं आया होगा, एन ए ओ एच से आया है, और सी एन जो आया है किससे आया है, किससे आया है, एस सी एन से। तो देखिए एस सी एन अभी क्या स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड, वीक एसिड। समझ में आया, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, दूसरा बताइए क्या ले, H2CO3, अभी क्या होगा K2CO3। सही है, सही है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, KOH से आया है, ये किससे आया है, H2CO3 से आया है, राइट। और जो हम वो एग्जाम्पल लिए थे, जो हम शुरू में रेस किए थे, उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए तीसरा CH3 C डबल बॉन्ड OH था, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, क्या हो जाएगा, देखिए इसका, इसका देखिए इसका क्या जा रहा है, इसका निगेटिव पास जा रहा है, क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, एन ए लिखेंगे, एन ए मतलब NaOH, और ये मतलब ये एसिड। आ गया ना, समझ में आया, आया समझ में, आया समझ में, यस या नो, आया समझ में, यस या नो। अब वीक बेस, अब सॉल्ट देखिए, वीक बेस का सॉल्ट, वीक बेस का सॉल्ट क्या हो जाएगा, देखिए वीक बेस, दिक्कत है यहाँ तक, बताइए जल्द से जल्द। देखिए वीक बेस, तो वीक बेस कौन सा होगा, बताइए, जो ओ एच दे। देखिए आपको बता दें, हाँ आपके मन में अब आएगा कि सर वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचाना कि ये वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। सिंपल सी बात है, जब भी देखिए ग्रुप वन, ग्रुप वन या ग्रुप टू, टू के साथ जो भी कोई बेस बन रहा है, जो भी ओ एच कंपाउंड है, जैसे MgOH, O2, NaOH, CaOH का होल टू, ये सारा सब क्या है आपका, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग, जनरली स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। किसी को डाउट तो बता दीजिए, किसी को डाउट तो बता दीजिए, किसी को डाउट तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए हम बात करें बिग बेस, ये देखिए बिग बेस में क्या आ जाएगा, अमोनियम, पर NH4, देखिए ये वीक बेस होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये लिखेंगे NH4OH, और ये किससे आया, HCl से। देखिए यहाँ पे क्या है, वीक बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, हो गया। फॉर एग्जाम्पल किसी को दिक्कत है, अब इसी में अब ये वेरिएंट कर सकते हैं NH4OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH4 का होल टू SO4, SO4 मतलब किससे आया होगा, H2SO4 से आया होगा, राइट। ये तो है ही वीक बेस, ओके। अगर किसी को दिक्कत है तो बता दे, ओके। ये हो गया बेसिक वेपर का पहचान करने का तरीका, समझ में आया। अब देखिए, अब हमको निकालना है पीएच, निकालें इसका, पीएच ऑफ एसिडिक बफर, पीएच ऑफ,
बफर। तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे ये हो जाएगा फार्मूला, राइट। ये देखिए इस पर क्वेश्चन आया था नीट में, तो पूरा फार्मूला पुटिंग ही क्वेश्चन आया था, पूरा फार्मूला पुटिंग ही क्वेश्चन आया था। ओके, तो आपको अगर फार्मूला भी याद है आपसे आराम से बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और जस्ट अगर इसमें निकालना है, अगर क्या निकालना है, अगर निकालना है पी ओ एच ऑफ बेसिक बफर, क्या करेंगे, बस सिंपल पी 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 ओ एच इक्वल टू सी के बी प्लस लॉग, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्व रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, फेस। किसी को कोई डाउट तो बता दे, किसी को डाउट तो बता दे प्लीज, राइट। आइए जो सॉल्ट सॉल्ट हम जो चिल्ला रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कंजुगेट कंजुगेट एसिड है तो कंजुगेट बेस, यहाँ पे सॉल्ट है तो कंजुगेट बेस है तो कंजुगेट एसिड। ओके, ये आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला हो गया आपका। इस बार क्वेश्चन आया था नीट 2021 में, क्वेश्चन आया था, इसी से क्वेश्चन आया था, पूरा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, ये पता था, ये पता था, और इसी पीएच पूछा था, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। यहाँ तक आप बच्चा आते आते क्या करता है, यहाँ पे बच्चा आते आते टूट जाता है, और यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाता, राइट। आपको ये ध्यान रखना है, वो टूटना नहीं है, टूटिएगा तो फिर बिखरिएगा, फिर बिखरिएगा तो समझ रहे हैं ना। एक अगर मिडिल क्लास में अगर आप लोग हैं तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग संघर्ष करना सीख जाइए, ताकि अगर मिडिल क्लास लोग राजा बनना चाहता है ना, तो आपको पहले संघर्ष करना पड़ेगा, राइट। अगर आपका एग्जाम है, राइट, सबको पेन हो रहा है और आपको ही पेन हो रहा है, तो आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि सबको नींद आ रहा है और आपको ही नींद आ रहा है, तो आप उस एग्जाम के लिए नहीं है। क्योंकि अगर 15 लाख बच्चे में से 30 बच्चे सेलेक्ट करना होगा, तो 30 वही बच्चा होगा जिसको नींद नहीं आ रहा होगा, जिसको अपने एग्जाम के प्रति भूख होगा। और आप अपने सामने मिरर रखिए, पूछिए क्या मेरे अंदर वो भूख है, और हम अपने एग्जाम के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं या क्या क्या कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बेशक जाइए, नहीं कर सकते तो आपसे एग्जाम नहीं निकलने वाला। ओके, बढ़ू आगे। देखिए यहाँ तक तो हो गया, तो हम बात कर लिए, क्या बात कर लिए, पीएच पीओ की बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे, दो टॉपिक और बचा हुआ है, दो टॉपिक, एक है क्या, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब आपको पता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किस किस में होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम पहले ही केस खत्म कर चुके शुरू में ही, ये इसमें होगा नहीं। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड और वीक बेस, इस तीनों में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। आपको करना क्या है, फॉर्मूला याद रखना है, कितना ध्यान से सुनिएगा, और मैं यहाँ तक। अब देखिए क्या याद रखना है आपको, फॉर्मूला देखिए, देखिए पहला स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ना, अब हम बात करेंगे क्या, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरा क्या हो जाएगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, माय मिस्टेक, वीक बेस हो गया इतना। आपको याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पे एक होता है क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जिसको हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं, क्या होगा, के एच अपॉन सी, यहाँ भी वही होगा, एच इक्वल टू
KH अपॉन, राइट। और यहाँ पे वीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक चीज ध्यान रखिए, KH इंटू KA इंटू, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई नहीं। तो हम लोग कंप्लीट इसको डिटेल स्टडी करेंगे, बताएंगे कैसे कैसे क्या आ रहा है। हालांकि ये वन शॉट वीडियो है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर हम बात करें के आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा, के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक बेस है ना, तो के बी हो जाएगा इंटू एच। सेम कैसे यहाँ भी वही होगा, के डब्ल्यू, तो यहाँ पे देखिए वीक कौन है, वीक है आपका एसिड है, तो के ए भाई यहाँ पे ये किसी काम से हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अगर हमको H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए तो करना है क्या, यहाँ पर के डब्ल्यू इंटू सी, और यहाँ पे है आपका के बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला है, या तो करना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। जहाँ तक समझाना था वो हम समझा चुके हैं आपको कब का। यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ पे जगह निकालना है, H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, हो जाएगा के डब्ल्यू इंटू के ए और रूट अंडर रूट तो है ही, ये हो गया, राइट। ये और इसमें क्या हो जाएगा, H प्लस निकालना है तो रूट अंडर के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन, ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब तीन बोले तो एक में तीन है, तो आपका हो जाएगा कितना हो गया, इतना आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में याद रखना है फॉर्मूला, ताकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला पर आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इतना कुछ कोई याद ही नहीं कर पाता है, राइट। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हो जाए, सबसे नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे लास्ट टॉपिक है आज का, वो है आपका वो है सॉल्युबिलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर हम टाइम देंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे तो वहाँ भी हम लोग सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट यूज किए थे, कहाँ पे, हजान रूल के अंदर, राइट। हजान रूल के अंदर हम लोग वहाँ पे सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट यूज किए थे, और वहाँ पे हम लोग स्टडी भी किए थे, ओके। अब देखिए इसको हम लोग KSP से इंडिकेट करते हैं, देखिए। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, ये माना जाता है कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट है, आपको उसको ट्रीट करना है एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, मतलब पानी में जाए और कंप्लीटली घुल जाए। जैसे मान मेरे पास कोई AB है, राइट, जैसे उसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, वो A प्लस और B माइनस बनना ही चाहिए, समझ में आया। ये हो गया सॉल्युबिलिटी को। जैसे मान लीजिए मेरे पास है अगर हम इसका बात करें तो देखिए, इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग मानते, क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग मानते हैं, स्ट्रॉन्ग मानेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग में क्या क्या होता है, HCl होता है, राइट। उसके बाद H2SO4 होता है, AlCl3, अब मानना है, अभी तो मानेंगे, MgCl2। अब क्या होगा, ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस, ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा 2H प्लस और SO4 माइनस, ये किसमें टूटेगा, Al प्लस 3 और 3 Cl माइनस, ये किसमें टूटेगा, Mg प्लस 2 और 2, राइट। तो ये बोला जाता है कि ऑल को आपको क्या करना है, कंसीडर स्ट्रॉन्ग करना है, क्या स्ट्रॉन्ग कंसीडर करना है। अब कैसे निकालेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर हम मानते हैं कि HCl स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में मानते हैं इसका कितना था कंसंट्रेशन, 1 था। स्ट्रॉन्ग होगा तो कंप्लीट का कंप्लीट डिसोसिएट होगा, जब टाइम 0 था, ये 1 था, ये 0 था। अब बात करते हैं टाइम
हम बात करते हैं टाइम टी पर, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। क्यों? तो सिंपल सा स्ट्रॉन्ग है, तो ये कितना बचा 0 बचा, ये पूरा पूरा टूट गया। तो केएस भी निकालते हैं, केएस भी निकालते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब कितना हो जाएगा केएस भी 1 इंटू 1। ये कब, जब हम 1 माने। अब इसको तो हम जनरलाइज फॉर्म में करते हैं, क्या करते हैं, जनरलाइज फॉर्म में करते हैं। तो देखिए, तो मानिए मेरे पास AlCl3 है, कितना टूटेगा Al + 3 और 3। अब देखिए, तो मानते हैं कि पहले इसका कितना था सॉल्युबिलिटी, S था, कब, जब टाइम 0 था। अब बात करते हैं टाइम t पे कितना हो जाएगा 0, ये S आइए, अब क्या हो जाएगा KSP, S कोफिशिएंट 1 है 1, यहाँ पे 3S कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 कितना इंटू करेंगे तो देखिए KSP इक्वल टू S इंटू कितना 3 3 9 9 3 27 S3 कितना हो जाएगा KSP इक्वल टू 27 S⁻। अब क्या करें इसमें, आपको ये या तो KSP दे दे या तो S दे दे, कोई एक दे के एक पूछ ले, राइट। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला जो सबके लिए अप्लीकेबल कर दे। मानिए मेरे पास है AXB, क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखिए किसी को यहाँ से नहीं समझ में आता, यहाँ देखिए, देखिए AlCl3 था, तो जो यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, जो Cl यहाँ पर, जो 3 यहाँ था वो कहाँ रहा, इसके कोफिशिएंट में, और इस पे जो 1 था वो कोफिशिएंट आ रहा है यहाँ पे, मतलब देखिए चार्ज क्या रहा ट्रांसफर, ये चार्ज जा रहा है इस पे जा रहा है, और ये 1 जा रहा है इस पे जा रहा है, राइट। देखिए तो x, तो ये लिखेंगे XA + y, कैसे देखिए, कैसे कैसे देखिए 3 है तो L पे गया 3, आप चाह आराम से कर भी सकते, इतना लेंदी भी नहीं है, प्लस y b x, हालांकि हमको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, सही ना, हमको बस कोफिशिएंट चाहिए। अब हम बात करें कि इसका KSP निकालें, तो इसका मानते हैं इसका S था, इसका कितना हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे कितना है, कितना है यहाँ पे S है, तो x S हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y, और KSP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x⁻, कितना कुछ कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा y S⁻y, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट देखिए x⁻x इंटू y⁻y इंटू S⁻x, ये हो गया। अब किसी का निकालना है, किसी का निकाल, जैसे मान लीजिए मेरे पास निकालना है, जैसे मान लीजिए इस तरह से निकालता है Al2SO4 का होल, इसका निकालना, देखिए तो ये x ये y, तो 2 की पावर 2, ये क्या मेरा 2 क्या है x, फिर क्या मेरा y, 2 3 टू द पावर 3, और s क्या है, s जो आपको दिया जाएगा s कितना 5 हो जाएगा, ऐड कर कितना हो जाएगा 2 द पावर 4 27 इंटू S⁻5 क्या हो जाएगा 28। आपके पास दो ऑप्शन है, राइट, या तो आप इससे जाइए या तो इसको आप तुरंत बनाइए, आसान है। तो यहाँ पे होता है आपका
इक्विलिब्रियम चैप्टर समाप्त। ओके, कोशिश हम ये किए कि आपका लगभग सारा टॉपिक को टच किया जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी अदर वन शॉट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो बेशक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑफ KM Academy यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।